हेलो डियर स्टूडेंट। तो अंतिम घड़ी में अंतिम पेपर लेकर आ गया 10वीं क्लास जेक बोर्ड के लिए। ठीक है, आज साइंस का जो पेपर है अंतिम समय है और अंतिम समय में अंतिम पेपर लेकर आ गया हूं आपके लिए। 27 मार्च यानी आज के दिन आपका पेपर होने वाला है। 40 में 40 एमसीक्यू दूंगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए ये 40 का 40 एमसीक्यू। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख लीजिए, झारखंड विविध परिषद। ठीक है, चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी जोर तोड़ से हो। ठीक है, आपके चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक ये है हमारा एक समतल और यहाँ पे आपतित किरण और ये एक परावर्तित किरण है, बीच में अभिलंब होता है और ये दोनों के बीच बोल रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों के बीच यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो परावर्तन कोण का मान पूछ रहा है, तो जब ये आधा आधा कर देंगे इसका, यानी 90 आपतित किरण जितना होगा उतना ही परावर्तित किरण होगा। ठीक है, तो दोनों का आधा कर देंगे यानी 90 का आधा कर देंगे तो हमारा 45 यानी 45 आपतित है और 45 परावर्तित भी होगा, तो 45 डिग्री हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, चलिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए सेकंड है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को, देखिए ये एक दर्पण है, ये हमारा ध्रुव हो गया पी और ये हमारा एक मुख्य अक्ष, ये पी ध्रुव हो गया। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष यहाँ हो गया और ये वक्रता केंद्र हो गया और दोनों के बीच मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला है कि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। तो पता है आपको कि जो आर होता है वो एफ का 2 गुना होता है। ठीक है, होता है तो 32 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूँ। अगला 4 नंबर है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया जिससे उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कहाँ पे रखा गया, तो ये एक दर्पण है, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये फोकस हो गया। ठीक है, तो फोकस से यहाँ पे वस्तु को रखने पर ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, चलिए अगला 5 नंबर है, उत्तल दर्पण का प्रयोग निम्नलिखित में किस वस्तु में किया जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। ठीक है, साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग पहले भी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा दिखाई देता है। यह प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 7 है, लेंस के किस बिंदु पर प्रकाश की किरणें अपने मुख्य पथ से विचलित नहीं होती। ठीक है, इसका सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो यहाँ देखिए ये हमारा एक ये उत्तल लेंस है। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे हमारा प्रकाशित केंद्र होता है और ये देखिए ये विचलित नहीं होता है यहाँ पे, तो प्रकाशित केंद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यह प्रकाश की किरणें के एक जगह से दूसरे एक जगह एकत्रित करती है। देखिए ये उत्तल लेंस यहाँ पे सभी किरणों को एक जगह एकत्रित करती है। ठीक है, तो यह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्र करती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा नियंत्रण कौन करता है। तो पुतली, पुतली के कारण ही आंख बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पुतली हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन को एफर्ट अच्छी तरीके से लगाइएगा। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना होता है कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो उल्टा और वास्तविक, याद रखिएगा। ये रिपीट क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन ये रिपीट आ रहा है जो पहले वीडियो में करा चुका हूँ। 12 है, जरा दूरदृष्टिता होने का क्या कारण है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता घट जाना। ठीक है, समंजन क्षमता घट जाना। चलिए अगला 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अभिनेत्र लेंस की क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यह क्या कहलाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चारों ऑप्शन में सही आंसर समंजन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, समंजन। ठीक है, 14 है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए FeH2 है, Fe यहाँ पे
फर्स्ट है और यहाँ पे 3 है, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 1 है और इधर Fe3 है। चलिए बी नंबर को चेक करते हैं, यहाँ 3 Fe है, यहाँ 3 Fe है, ठीक है, लेकिन H2 बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पे H2 है 2 और यहाँ पे है 4 दूना 8, ठीक है। चलिए तो ये भी नहीं होगा। तीसरा को देखते हैं, 3 Fe इधर है, 3 Fe इधर है, यहाँ पे 4 दूना 8 हाइड्रोजन इधर है, 4 8 हाइड्रोजन इधर है। ये सी नंबर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ये संतुलित है। सी नंबर जो समीकरण है वो संतुलित है ना, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने अगला 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? तो देखिए यहाँ पे Cu के साथ O जुड़ा है, तो वो जाकर H2 के साथ मिल जा रहा है, तो O को क्या उपचयन हो रहा है, O का उपचयन हो रहा है और H2 का अपचयन हो रहा है। देखिए ठीक है, O का उपचयन हो रहा है और H2 का अपचयन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, CuH2O, ठीक है। चलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। कल भी बताए हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। चलिए 17 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बराबर होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। उत्पाद का कुल द्रव्यमान अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 18 है, CH4 प्लस O2, तो ये रिएक्शन करके बनाता है CO2 प्लस H2O अब प्लस ऊर्जा। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? सही आंसर बताइए, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखिए, ये जो अभिक्रिया है ये बताइए किस प्रकार के, कमेंट बॉक्स में। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। चलिए 19 है, A प्लस अम्ल और ये लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, ठीक है। तो ये किस पर इसमें उपयुक्त समीकरण में A क्या है? A क्या है? तो कार्बोनेट है, ठीक है। A जो है वो कार्बोनेट है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? लाल नहीं हो जाएगा, सही ऑप्शन बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने, NaOH, HNO3, CH3, COOH और HCl। चारों ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर यहाँ पे दिया गया है NaHCO, NaOH। चलिए 21 नंबर है, दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? ठीक है, तो जिसमें हाफ H2O लगा हो, हाफ H2O लगा हो, 5 H2O लगा हो या 10 H2O लगा हो, ठीक है। तो देखिए इस ऑप्शन में किसमें हाफ H2O इसमें से लगा हुआ है? तो देखिए इसमें 5 H2O लगा है, तो ये क्रिस्टलीकरण जल मौजूद है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? तो Na2CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, सॉरी। चलिए इसके बाद है 24 है, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है, तो वह पदार्थ कौन सा क्षारक है? सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो ये जिसमें 7 से एबव हो यानी डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। कल भी बताया हूँ इस टाइप का क्वेश्चन। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसमें वियोजन हो रही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये Ag यानी सिल्वर और क्लोराइड टूट रहे हैं, ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, भोजन एवं अन्य पदार्थों को शरीर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कौन सा जैव प्रक्रम उत्तरदायी है? सही आंसर बताइए, कौन सा ले जाने के लिए उत्तरदायी है? तो संवहन, ठीक है, संवहन, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती? जल की होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, कार्बोहाइड्रेट की नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट की भी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में किस प्रकार का पोषण होता है? तो याद रखिएगा परजीवी पोषण होता है, परजीवी पोषण, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला 29 नंबर है, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? तो लाइपेस, ठीक है, याद रखिएगा लाइपेस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लाइपेस, ठीक है। यहाँ पे लार बनता है इसमें, ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए अगला 30 नंबर है, श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का पाइरुवेट में टूटना कहाँ होता है? पाइरुवेट में टूटना कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे ऊर्जा घर भी कहा जाता है, ठीक है, गोदाम, ऊर्जा का गोदाम कहा जाता है। अगला है, पौधों में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। जब जल की पूछे तो जाइलम द्वारा, जल जाइलम द्वारा, और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का पूछे तो फ्लोएम द्वारा, ठीक है। अगला है, किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए
कौन प्रक्रिया आवश्यक है? तो जनन, याद रखना जनन, ठीक है, ये कल भी बताए हैं ये क्वेश्चन। दिए गए चित्र में कौन सा जनन को दर्शाता है? ये कौन से जनन को दर्शाता है? सही आंसर बताइए, ये कौन से जनन को दर्शाता है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, द्विखंडन, तो यहाँ पे कायिक प्रवर्धन हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 34 है, बीज में भ्रूण होता है तो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोभिद में विकसित हो जाता है, यह प्रक्रम को क्या कहते हैं? निषेचन, परागकण, अनुकरण, तो अनुकरण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, गर्भाशय की किस भाग में निषेचन होता है? तो डिंब वाहिनी में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डिंब वाहिनी, ठीक है। अगला 36 नंबर है, जल विद्युत संयंत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सही आंसर बताइए। तो इस संयंत्र के निर्माण से पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 37 है, सौर सेल के उपयोग में क्या सीमाएं है? सौर सेल के उपयोग में यह अत्यधिक महंगा होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं है? नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग की क्या सीमाएं है? सही आंसर बताइए इसमें चारों ऑप्शन में। तो नाभिकीय अपशिष्ट का भंडारण में समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 और क्वेश्चन है, लास्ट है 39, लास्ट हमारा क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक अच्छा होता है? तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। लकड़ी, कोयला, सीएनजी, एलपीजी। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, सही आंसर जो बताएगा उसका कमेंट मैं पिन करूंगा। 39 का कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। चलिए तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।